नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोदगी। पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो बीजेपी आजकल 4 राज्यों में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है। वहां पे छोटे छोटे दलों से मिलना, उनको लुभाना, उनको तोड़ने का सिलसिला बहुत ज्यादा तेज हो गया और आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे हम आपको बता दें सिर्फ सीटों का ही खेल है, क्योंकि ये जो 4 राज्य हैं जिसमें बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये है यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। और आपको बता दें दोस्तों कि इन चारों राज्यों की लोकसभा सीटें जो है बहुत ज्यादा है और कहा जाता है कि अगर इन चारों राज्यों में किसी भी पार्टी ने अच्छी सीट हासिल कर ली तो लोकसभा में उसका जीतना बिल्कुल तय है। और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इन 4 राज्यों में जो सीटें हैं बहुत ज्यादा लोकसभा की, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, 2024 में चुनाव है, इन चारों राज्यों में अपनी सीटें मैक्सिमम करना चाहती है बीजेपी। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की, यहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के पास 38 लोकसभा सीटें हैं, पश्चिम बंगाल 42 और बिहार जो है 40 लोकसभा सीटों के साथ है। और अब सबसे पहले अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी को तो कहा ही जाता है कि लोकसभा का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। तो यूपी में अगर हाल फिलहाल की हम घटनाओं पर प्रकाश डालें तो जो सुहेल देव की पार्टी है, ओम प्रकाश के जो उसके नेता हैं, उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर ली और काफी बड़े समय से बात चल रही थी और अमित शाह ने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है इस गठबंधन को। उनका कहना है कि ओम प्रकाश के आने से एनडीए मजबूत होगी। और इसके साथ साथ जो चर्चाएं चल रही हैं, जो केशव मौर्य हैं, जो पहले कांग्रेस के साथ थे, 2019 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी ने उनके साथ मिलकर बहुत सी सीटें जीती उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अखिलेश यादव और अब मायावती के साथ वो जुड़ गए हैं और खुलकर कह रहे हैं कि वो मायावती का समर्थन करेंगे लोकसभा में। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि केशव दलित और पिछड़े वोटों को पाने के लिए यूपी में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि 2019 की तरह इस बार केशव जो मौर्य हैं उनके खेमे में आ जाए। ये चर्चाओं का बाजार वहां पर गर्म है। इस तरह राष्ट्रीय जो लोक दल है, जयंत चौधरी की बहुत ज्यादा चर्चा है। कई बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, उनके संपर्क में हैं कि वो किसी तरह से एनडीए का हिस्सा बन जाएं। उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बिहार की बात करें तो क्योंकि हिंदी बेल्ट है और यहाँ पे बीजेपी का बड़ा दबदबा है और जो सीटें हैं लोकसभा की 40 सीटें हैं। और ऐसे में हाल फिलहाल में आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीताराम मांझी को लुभाने के लिए बिहार पूरा प्रयत्न कर रही है। और चिराग पासवान और जो कुशवाहा हैं और मांझी हैं, उनको तो बाकायदा मीटिंग में आमंत्रित किया है। जो कल मीटिंग होने वाली है बीजेपी की 18 तारीख को, उसमें आमंत्रित किया है। तो इन सब दलों को अपने साथ, छोटे दलों को अपने साथ लुभाने में चली। और इसमें अगर हम कहें कि जब चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव खासतौर से आते हैं, तो जो छोटे छोटे दलों हैं इनका जो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, बीच में पार्टियां इनको साइडलाइन कर देती है। लोकसभा चुनाव आते आते इनका जो कद है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पूरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे दल उनके साथ जुड़ें। बिहार के बाद हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो खेल हो ही चुका है। शिंदे ग्रुप, पवार ग्रुप को तोड़कर बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई है। महाराष्ट्र में तो कब्जा हो ही गया बीजेपी का, लेकिन जो स्ट्रैटेजी थी, असल में जो स्ट्रैटेजी थी वो लोकसभा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। 2 पावरफुल जो पार्टीज हैं उसको मर्ज कर लिया है बीजेपी ने अपने अंदर, और जिसका मकसद, बड़ा मकसद था 48 जो सीटें हैं सांसद लोकसभा की, उसको मैक्सिमम सीटों को अपने कब्जे में करना। तो एक तीर से यहां 2 शिकार जो कहते हैं वहां बीजेपी ने महाराष्ट्र में किए हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी से भी बात चल रही है कि वो एनडीए को ज्वाइन करें। महाराष्ट्र के बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जोड़ तोड़ का खेल इतना ज्यादा नहीं चल पा रहा, क्योंकि जो चुनाव हुए और ममता बनर्जी बहुत ही एक कहते हैं करिश्मी तरीके से जीती, तो बहुत से नेता जो उनको छोड़ के आए थे वापस उनके पास चले गए। लेकिन हाँ, बीजेपी ने हार नहीं मानी। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से घटनाक्रम में वो कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा बंगाल से जोड़कर उठाती है और जो हिंदू वोट है उसको एकजुट करने की कोशिश कर रही है। मकसद, टारगेट वही है लोकसभा चुनाव, क्योंकि बंगाल से 42 सीटें आती हैं लोकसभा की। और ऐसे में जो अगर पिछले दिनों जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, जो हिंसा हुई है उसको बीजेपी पूरी तरह से जो कहते हैं भुनाती है उसको। सेंट्रल एजेंसीज की वहां तैनाती होती है, पूरी कोशिश रहती है कि जो मुद्दा है ये हिंसा का, आगजनी का, हिंदू के घर जलाने का, वो नेशनल इशू बने, देश भर का इशू बनाकर। और टारगेट क्या रहता है? लोकसभा इलेक्शन।
और दोस्तों आपको बता दें, अगर हम दक्षिण जो राज्य है उनकी बात करें तो वहां पे तोड़फोड़ इतनी ज्यादा नहीं होती है। वहां पे जो नॉर्थ की जो बेल्ट है, अगर हम देखें राज्य, वहां पे तोड़फोड़ का सिलसिला बहुत ज्यादा रहता है और छोटे छोटे दल भी बहुत ज्यादा है, जबकि दक्षिण में ऐसा नहीं है, तोड़फोड़ भी ज्यादा नहीं होती। लेकिन बीजेपी यहां भी तेलंगाना में जहां केसी राव से संपर्क में है, जो बताते हैं सूत्र, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी से बात करने की कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु में अगर आपने देखा होगा अन्ना डीएमके के साथ जो बिगड़े थे रिश्ते, जो वहां पे क्षेत्रीय इनके जो नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता अन्ना डीएमके, जो वाद विवाद का इतना ज्यादा दौर चढ़ गया था, जब वहां पे जयललिता को कह दिया गया था कि उन्होंने करप्शन किया है, तो बहुत विवाद बढ़ गया था और उस समय लग रहा था कि दोनों का गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत वहां पे सब कुछ शांत किया गया, क्योंकि इसके पीछे मकसद छुपा हुआ था लोकसभा में, क्योंकि तमिलनाडु से भी बहुत ज्यादा सीटें लोकसभा में आती हैं, 40 से कम है, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी सीटें लोकसभा में आती हैं। तो देखा जाए तो पूरा सिनेरियो हम देखें और छोटे छोटे दलों का महत्व क्यों बढ़ जाता है दोस्तों, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे दलों की ना जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा है, खास तौर पर नॉर्थ में, और छोटे छोटे दलों की बहुत ज्यादा पकड़ रहती है। जाट समुदाय है, दलित है, पिछड़ा है और तमाम तरह की जातियां हैं, उनमें छोटे दलों की पकड़ रहती है। और जब बड़ी पार्टियों के साथ इनका गठबंधन होता है तो छोटे छोटे जो वोट, एक तो वोट कटने बंद हो जाते हैं और दूसरा जो छोटे छोटे बिखरे होते हैं दूसरी पार्टी को जाते हैं, वो इकट्ठा होके एक पार्टी के साथ आ जाते हैं, एक पार्टी को डलना शुरू हो जाते हैं। और यही कारण है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या और कोई बड़ी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उसकी कोशिश रहती है कि वो छोटे दलों को चुनाव से पहले अपनी ओर करे। तो ये हमने आपको एक बताया है क्रमबद्ध तरीके से कि क्यों हो रहा है, क्यों छोटे दलों की अहमियत बहुत बढ़ रही है। और अब बात करते हैं अब लोकसभा की। लोकसभा का अगर आप सिनेरियो देखिए, उसकी जो कुल सीटें हैं, 542 सीटें लोकसभा में इस समय है, जो हैं बिल्कुल 543 सीटें दोस्तों लोकसभा की है। हमारे सामने फिगर्स है, आंकड़े हैं ये। 543 सीटों में इस समय जो है 303 जो है बीजेपी के खाते में है, 52 जो है कांग्रेस के पास है और सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है इस समय वो लोकसभा में। अब सिनेरियो की बात करते हैं, जो मीटिंग है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, जो आज मीटिंग चल रही है विपक्ष की, हो चुकी है या चल रही है, अभी इसकी तरफ से पूरी तरह से एक जो सिनेरियो है सामने नहीं आया। 24 दलों को पार्टिसिपेट करना था, तो अभी तक ये क्लियर स्थिति नहीं हुई है कि जो आज जो बैठक चल रही है इसमें कितने दल आए हैं। 24 दलों की अगर हम बात करें जो इस समय विपक्ष के इकट्ठे हुए हैं, उनकी टोटल सीट जो है लोकसभा में 131 है दोस्तों, फिगर्स जो है। और 17-18 को इनकी मीटिंग चलेगी। 18 तारीख यानी कल एनडीए ने अपनी मजबूती, अपनी एकता को दिखाने के लिए मीटिंग बुलाई है। और एनडीए का इस स्थापना दिवस 25 दिवस साल हो गए एनडीए की स्थापना को, 18 जुलाई को ये मीटिंग है। उसमें जो पार्टियां बताई जा रही हैं 30 पार्टियों के करीब है, उसको मिलाकर जो बीजेपी की क्षमता है लोकसभा में वो 330 आंकी जा रही है। तो एक तरफ विपक्षी पार्टियों का 24 दलों का जो संग्रह है पूरा एकत्रित हो रहे हैं मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, उनकी जो स्ट्रेंथ है अभी तक 131 है। और दूसरी तरफ एनडीए और उसको 30 पार्टियां जो कह रहे हैं इस समय, उसमें से कितनी पार्टियां डिच करती हैं, कितनी मिलती हैं, ये तो धीरे धीरे पता चलेगा। 2-3 दिन में स्थिति क्लियर होगी विपक्ष की भी और एनडीए की भी। लेकिन इस समय 130 पार्टियां वहां पर हैं, 24 पार्टियां मिलकर के विपक्षी दल बने हुए हैं। वहां पे 131 सीटें हैं, सबको मिलाकर यहां पे एनडीए और 30 पार्टियों को मिलाकर 330 सीटें हैं। ऐसे में समीकरण बिल्कुल साफ नजर आता है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक आसान भाषा में अगर हम गणित देखें तो गणित बिल्कुल क्लियर है कि अगर विपक्षी दल मिलकर सोच रहे हैं मोदी को हराने की, तो क्या जो फिगर्स है, क्या कुछ ऐसा करिश्मा होगा कि वो जो फिगर्स है 131 के इतनी सारियों के मिलने के बाद भी क्या वो फिगर्स 300 प्लस हो जाएंगे। और दूसरी तरफ एक बात बिल्कुल क्लियर है, जो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर इस बार भी लोकसभा चुनावों में मोदी मैजिक चल गया, तो बावजूद इसके कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, मिलकर लड़ने की बात कर रहा है, मोदी के खिलाफ मुद्दों पे लड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है हर ढंग से, राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ है लेकिन मिलकर के एक दूसरे के साथ खड़े हैं मोदी के खिलाफ, जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उन सब के बावजूद भी अगर हम सिंपल गणित देखें तो मोदी को हराने की क्षमता उनमें नहीं लग रही है। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। विपक्षी दलों का ये आंकड़ा जादू बन सकता है, एक चमत्कार हो सकता है, मोदी मैजिक खत्म हो सकता है और विपक्षी दल जो इकट्ठे हुए हैं 24 के 24, इनका आंकड़ा 300 से पार कर सकता है। दूसरी तरफ अगर मोदी मैजिक कम होता है तो ये आंकड़े कम होंगे,
पार्टियां बहुत सारी हैं एनडीए के पास भी, लेकिन उनके जो सांसद है, 1 या 2 सांसद है, तभी उनकी गिनती जो 303 बीजेपी की सीट है और 30 पार्टियों को मिलाकर वो 330 हो रही है। तो आंकड़े बहुत कम है। लेकिन अगर हाँ बिल्कुल क्लियर है ये तो कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें मोदी मैजिक का चलना बहुत जरूरी है। अगर एनडीए को वापस लोकसभा में आना है, तीसरी बार जीत करके अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनना है और एनडीए को वापस करना है, तो मोदी मैजिक का चलना बहुत जरूरी है। और ये तो समय ही बताएगा कि मोदी मैजिक क्या कम होता है, क्या विपक्षी एकता मैजिक 300 का जो आंकड़ा है वो पार करती है, और क्या वो मोदी के खिलाफ मिल करके सरकार बना पाते हैं या नहीं। दोस्तों, इस चैनल के जरिए कोशिश यही रहती है कि फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आप तक बातें पहुंचाई जाएं। हमारी कोशिश है कि हम बैलेंस बना के रखें। हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं सोचते हैं कि हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं है, लेकिन हाँ हम कोशिश करते हैं बैलेंस बनाएं और अब्यूसिव ना हो किसी के लिए। ये भी कोशिश रहती है कि किसी को अब्यूसिव लैंग्वेज यूज ना करें, किसी के लिए अब्यूसिव ना हो। एक समीकरण जो आपके साथ रखा है, आप भी बहुत ही सिंपल समीकरण है सामने रखा है, जो जनता ने चुना है अपने प्रतिनिधियों को पिछले बार लोकसभा चुनाव में हमने आपके सामने रख दिया है। तो ये जो हमने आकलन किया है एक फैक्ट्स पर बेस्ड है, आंकड़ों पर बेस्ड है। तो कोशिश यही रहती है इस न्यूज चैनल की आप तक सही और सटीक खबरें पहुंचाएं, बैलेंस के साथ पहुंचाएं, बिना किसी भेदभाव के। और इसीलिए आप देखते रहिए, बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।